बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टूडेंट्स, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। स्टूडेंट्स, ये मैथ में या क्वांटिटेटिव रीजनिंग में ये पहला लेक्चर है और ये जो लेक्चर्स हैं ये इंतहाई बेसिक से लेके एडवांस की तरफ जो है वो मूव करेंगे और इंतहाई रेलिवेंट जो क्वेश्चंस होंगे जो आपके टेस्ट में जो है वो आते हैं वो वाले क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे। और अगर आपको मैथ्स नहीं भी आता तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आज से जो है वो हम ये स्टार्ट लेने वाले हैं। तो आज का ये जो लेक्चर है ये फ्रैक्शंस पे है कि फ्रैक्शन क्या होते हैं, उनके क्वेश्चंस किस तरह के आते हैं और हम जो है वो सॉल्व कैसे करेंगे। तो पहले जो है वो अंडरस्टैंड करेंगे कि फ्रैक्शंस होते क्या हैं, हमारी लाइफ में ये क्यों ज़रूरी हैं और फिर इनका मतलब क्या होता है और इनको सॉल्व कैसे करते हैं। फिर हम जो है वो एमसीक्यूज जो है वो सॉल्व करेंगे। फ्रैक्शंस का कॉन्सेप्ट अगर आपका अच्छा हो जाता है तो आप मैथमेटिक्स में कहीं पे भी देखेंगे तो फ्रैक्शन हर जगह पे है, हर जगह पे फ्रैक्शंस हैं। ठीक है, तो आप अपनी नोटबुक पास लेके बैठें और जो जो मैं बोलता हूँ आपने साथ साथ नोट करते जाना है। तो सबसे पहले तो मैं बता दूं कि फ्रैक्शन होता है किसी होल में से कोई जो पार्ट है उसका पार्ट लिखने के लिए जो है वो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, कि हमारे पास जैसे हम कोई मार्क्स जो है वो कोई पेपर अटेम्प्ट करते हैं और लेट से कि हमारे 8 मार्क्स आ जाते हैं, ठीक है, आउट ऑफ 10। तो देखें टोटल कितने हैं, टोटल 10 है, हमारे कितने आए, हमारे 8 आए। तो ये वाली जो रकम हमने लिखी है 8/10, ये हमारा फ्रैक्शन है। तो फ्रैक्शन क्या हुआ, फ्रैक्शन है टोटल में से कोई जो पार्ट है वो लिखने के लिए जो है वो हम फ्रैक्शन का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली फ्रैक्शन है कि बटे में टोटल होता है और टोटल में से जो पार्ट होता है वो हम ऊपर लिखते हैं। तो ये बात समझ आ गई होगी कि फ्रैक्शन जो है वो किस लिए होता है, कि हम इसमें जो है वो पार्ट लिखते हैं। नेक्स्ट देखें, ये वाली डेफिनेशन देखें, व्हेन अ होल इज डिवाइडेड इनटू एन इक्वल पार्ट्स ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/n ऑफ होल। कि सम टाइम हम जो है वो उसको अगर बराबर जो है वो हिस्सों में तकसीम करते हैं तो 1 बटा जो टोटल है वो उसके जो है वो पार्ट्स कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, एक केक है, उसको हमने 4 स्लाइसिस में डिवाइड किया जो इक्वल है। ईच स्लाइस इज 1/4 ऑफ द केक। के केक का जो है वो 1/4 हिस्सा है उस केक का। ठीक है, उस केक का वो 1/4 हिस्सा है। टोटल तो 4 हिस्से हैं, 4 में से कितना है, वो 1 है, कि 4 में से 1 हिस्सा। तो उस केक का जो है वो 1/4 हिस्सा हुआ। सेम इसी तरह से एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 1 घंटा एक दिन का कितना हिस्सा होगा। ठीक है, कि वो उस दिन का कितना हिस्सा होगा। तो देखें, उस दिन का वो 1/24 होगा, मतलब 24 में से वो 1 है। ठीक है, हमने बता दिया कि उस दिन का वो 1/24 है। ठीक है, तो हम कोई हिस्से जो है वो बताने के लिए, रिप्रेजेंट करने के लिए हम फ्रैक्शंस जो है वो बताते हैं। ठीक है, आई होप के सेम इसी तरह एंड एन इंच इज 1/12 ऑफ अ फुट, कि 1 फुट का कितना हिस्सा है, वो 1/12 है 1 इंच। ठीक है, तो 2 इंच कितना होंगे, वो 2/12 होंगे। 3 इंच जो है वो 1 फुट का कौन सा हिस्सा होंगे, वो 3/12 होंगे, कि मतलब वो 3 में से 12 है। ठीक है, तो ये वाला जो है वो फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट इस तरह से है। मजीद हम इसके आगे जो है वो पढ़ते हैं। ये सिर्फ और सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए है, ताकि कहीं पे कभी आपकी लाइफ में ये इंफॉर्मेशन आपके सामने आए तो आपको आइडिया हो चीज़ों का। अदरवाइज इसका सच एज कोई रोल नहीं है इस स्लाइड का जो हम अभी पढ़ने वाले हैं। तो इसमें सिंपल बताया गया है कि जो ऊपर वाली रकम होती है या ऊपर वाला डिजिट होता है उसको न्यूमिरेटर बोलते हैं, न्यूमिरेटर बोलते हैं। जो ये डिवीजन वाली बार है इसको सिंपल जो है वो बार बोलते हैं। ठीक है, और जो नीचे वाला होता है, क्योंकि ये नीचे होता है तो इसलिए इसको डी से करते हैं, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर। ठीक है, डिनोमिनेटर। तो ये इंफॉर्मेशन है।
फिर यहाँ पे ये बताता है कि अगर डिनोमिनेटर, ये वाला डिनोमिनेटर बड़ा हो न्यूमिरेटर से, ठीक है, विच इन विच द न्यूमिरेटर, न्यूमिरेटर का मतलब जो है वो ऊपर वाला, इज लेस देन द डिनोमिनेटर, तो इसको हम कहेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। और अगर न्यूमिरेटर ग्रेटर देन हो डिनोमिनेटर से तो इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलेंगे। और अगर बराबर बराबर हो यहाँ पे, मतलब 4/4 हो, तो होता ये इम्प्रॉपर ही है, ठीक है, लेकिन वो 1 के इक्वल होता है। तो ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है जिसमें हमने प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन पढ़ा, और जहां पे आंसर 1 आ जाता है तो वो इक्वल टू 1 होता है, लेकिन वो होता है इम्प्रॉपर है, ठीक है। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होगा जिसमें न्यूमिरेटर लेस देन डिनोमिनेटर होगा, इम्प्रॉपर वो होगा जिसमें न्यूमिरेटर ग्रेटर देन डिनोमिनेटर होगा। इस स्लाइड में सिर्फ यही इंफॉर्मेशन है, लेकिन आई थिंक ये कोई इतनी ज्यादा हेल्पफुल नहीं है क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ये सिर्फ आपके लिए इंफॉर्मेशन के लिए है। नेक्स्ट है हमारे पास, इट इज यूजफुल टू थिंक ऑफ द फ्रैक्शन बार एज अ सिंबल फॉर डिवीजन। यस, ये पहले मैंने बताया है कि ये जो बार है ये होती है डिवीजन के लिए, हमें पता है कि हम इसको डिवाइड करते हैं नॉर्मली। इफ 2 फ्रूट केक्स, ये एक एग्जांपल है, आर डिवाइडेड इक्वली अमंग 7 पीपल, अगर 2 केक्स को 7 लोगों में डिवाइड करना है तो हम क्या लिखेंगे, 2/7। तो जितने लोगों में या जितने हिस्सों में तकसीम करना होता है तो उसको हम क्या करते हैं, वो बटा में लगा देते हैं। तो केक 2 है, वो ऊपर आ गए, कितने लोगों में डिवाइड करने हैं, 7 लोगों में, तो 2/7 लिख देंगे। फिर इफ यू एक्चुअली डिवाइड 2/7 यू गेट दैट, ये वाला आ जाता है। अगर हम ऐसे डिवाइड करें तो 2/7, और इसको डिवाइड कर दें तो ये इशारिया में आ जाता है 0.285। क्यों? क्योंकि लोग ज्यादा हैं और केक सिर्फ 2 हैं, ठीक है, इसलिए ये पॉइंट में आ गया। तो अ डेसिमल विच इज नंबर with a decimal point is actually a fraction, the denominator of which is understood to be 10 or some power of 10। तो देखें जो डेसिमल वाली रकम होती है ना, तो स्टूडेंट्स वो बेसिकली फ्रैक्शन होता है, ठीक है। कैसे फ्रैक्शन होता है, अगर हमारे पास है 0.22, फॉर एग्जाम्पल 0.22 है, तो हमें पता है कि 0.22 का अगर हम ये पॉइंट खत्म करेंगे तो इसका एक बटा लगाएंगे, ठीक है, और ये पॉइंट खत्म कर देंगे, इसकी जगह पे 1 आ जाएगा। आगे जितने डिजिट्स हैं हम उतने 0 लगाते हैं, तो ये आ गया हमारे पास 22/100 आ गया। तो ये क्या हो गया, ये हमारे पास फ्रैक्शन है। देखें, ये रकम थी हमारे पास पॉइंट में या डेसिमल में, और ये जो है वो फाइनली हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये फ्रैक्शन होता है। सो डेसिमल और फ्रैक्शन, डेसिमल को फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं और फ्रैक्शन को डेसिमल में वापस चेंज कर सकते हैं। तो ये कोई इतना बड़ा फर्क नहीं है, ये ऑलरेडी अंडरस्टूड है, क्योंकि ये बार आती है, बार डिवाइड करती है, जब डिवाइड करते हैं तो डेसिमल में आंसर आ जाता है, ठीक है। ये वाली इंफॉर्मेशन थी। सेम इसी तरह से यही एग्जांपल है कि ये 0.7 है इज इक्वल टू 7/10 आ गया, ठीक है, एक ये एग्जांपल है, ठीक है। फिर 0.37 है, तो पॉइंट की जगह पे हमारे पास यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है, और आगे हमारे पास जो है वो 2 डिजिट्स हैं, 3 की जगह पे भी 0 और ये 7 की जगह पे भी 0, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे फिर वो बता रहा है चाहे प्रॉपर फ्रैक्शन हो चाहे इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, हम उसको डेसिमल की फॉर्म में लिख सकते हैं, ठीक है। ये देखें, ये जो है वो लेस देन है, तो ये कौन सा फ्रैक्शन है, ये हमने ये पिछली स्लाइड पे पढ़ा था। अगर लेस देन है तो ये प्रॉपर फ्रैक्शन है। ये देखें, ये लेस देन है, डिनोमिनेटर ये प्रॉपर है, ये इम्प्रॉपर है, तो दोनों को हम डेसिमल में लिख सकते हैं, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। ये बड़ी नॉर्मल सी और बड़ी छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ये ऑलरेडी बहुत से स्टूडेंट्स को पता होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट्स हैं काफी टाइम मैथ से दूर रहने की वजह से वो भूल जाते हैं। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल ये है कि यार पॉइंट के बाद अगर कोई डिजिट है उसके बाद जितनी 0 मर्जी ऐड करते जाओ तो उसकी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे ये 0.3 है तो 0.30 लगा दो तो भी ये 0.3 ही रहेगा। ये इन जो एंड वाली 0 है ना, इसका कोई फायदा नहीं है, ये कुछ ऐड नहीं करेगा।
2 जीरो लगा दो तो भी कुछ ऐड नहीं करेगा, आगे 1000 जीरो भी लगा दो ना तो 0.3 का 0.3 ही रहेगा, अगली जीरोस की कोई वैल्यू नहीं होती। लेकिन नॉर्मली हमारे पास अगर 1 है, 1 के आगे जीरो लगा दें तो वो 10 बन जाएगा, 10 के आगे जीरो लगाएंगे तो 100 बन जाएगा, तो उससे वैल्यू ऐड होती है। लेकिन पॉइंट के बाद जो जीरो ऐड करते हैं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इस स्लाइड पे हमारे पास यही जो है वो इंफॉर्मेशन है। यहाँ पे जो है वो इस एग्जांपल में भी यही लिखा गया है कि अगर हमारे पास एक डिजिट प्रॉपर है और जो पॉइंट होता है ना वो उसके फौरन बाद होता है, ठीक है, ये 8 है, 8 के फौरन बाद पॉइंट है, आगे जीरो, तो 8 का 8 ही रहेगा, इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन यहाँ पे समझने की जरूरत ये है कि हमारे पास कोई नॉर्मल डिजिट है और उसके पॉइंट कहाँ पे होता है, उसके बिल्कुल राइट साइड पे होता है। जैसे 8 है तो पॉइंट कहाँ पे है, इसके राइट साइड पे है। ठीक है, जिसका पॉइंट नहीं लिखा होता तो पॉइंट कहाँ पे होता है, उसके बिल्कुल राइट साइड पे होता है। और उसके बाद जितनी जीरो पॉइंट लगा के जितनी जीरो मर्जी ऐड कर दो तो उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये वाली स्लाइड स्टूडेंट्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। दिस इज रियली रियली वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपेयरिंग फ्रैक्शंस, के फ्रैक्शंस को हमने क्या करना है, कंपेयर करना है। In this type of question, you may have to compare two or more fractions and determine which is larger or which is smaller. हमारे पास देखें, अगर मैं आपसे पूछूं कि 10 बड़ा है या 8, तो आप कहेंगे सर 10 बड़ा है। मैं कहूंगा कि 10 बड़ा है या 12, आप कहेंगे 12 बड़ा है। और मैं आपसे कहूं कि 5/8 बड़ा है या 10/7 बड़ा है, तो आप नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि अब इंफॉर्मेशन फ्रैक्शंस की फॉर्म में है, तो फ्रैक्शन को सॉल्व करेंगे तो पता चलेगा ना कि इनमें से बड़ा कौन सा है। सही है, तो इसलिए ये मेथड हमें दो फॉलो करने पड़ेंगे कि या तो हम डिवाइड कर लें, कन्वर्ट देम टू डेसिमल्स, डिवाइड कर लें तो भी पता चल जाएगा, पॉइंट में जो भी जवाब आएगा हमें पता चल जाएगा, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई, उसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चल जाएगा। स्टूडेंट्स, जो पहले वाला मेथड है ना, कन्वर्ट देम टू डेसिमल्स, ये बड़ा लेंथी प्रोसेस है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, और इसमें गलती का भी जो है वो खतरा होता है कि कहीं पे किसी स्टेप पे गलती ना हो जाए, क्योंकि ज्यादा स्टेप्स इन्वॉल्व हैं, तो कहीं ना कहीं हमसे इसमें गलती हो सकती है। नेक्स्ट जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई है। हम दोनों जो है वो मेथड्स हम दोनों देखेंगे। पहला मेथड देखें, फॉर एग्जांपल टू कंपेयर 1/3 एंड 3/8 वी हैव टू चॉइसेस। पहली चॉइस क्या है कि हम डिवाइड करें, 1/3 को डिवाइड करें तो 0.33 आता है, ठीक है, और ये आगे डॉट्स का मतलब ये है कि ये जो 3 हैं ये आगे बढ़ते जाएंगे। और सेम इसी तरह से 0.375 को सॉरी ये 3/8 को डिवाइड करें तो हमारे पास आंसर कहां पे आ जाता है, 0.375। अब ये हमारे पास आंसर आ गए, हमने कंपेयर किया था 1/3 और 3/8 को कंपेयर किया था, तो यहाँ पे ये 0.33 आ गया आंसर 1/3 का, और 3/8 का 0.375 आंसर आ गया। तो अब देखें, इजीली पता चल गया कि 0.37 बड़ा है 0.33 से, तो मतलब 3/8 ये वाला जो फ्रैक्शन है इज ग्रेटर देन 1/3। ये जो सिंबल है ये ग्रेटर देन और लेस देन की सिंबल है। इसका मुंह जिस साइड पे खुला होता है ना वो ग्रेटर होता है, और जिस साइड पे ये जो है वो एरो बना होता है वो स्मॉलर होता है, वो स्मॉल होता है। तो 3/8 इज ग्रेटर देन 1/3। तो अगर आप ये डिवाइड करेंगे 1/3 को तो भाई काफी टाइम लग जाएगा 0.33 पे, फिर 3/8 को डिवाइड करेंगे तो भी टाइम लग जाएगा। ये वाला ओरिजिनल मेथड है नंबर 2 पे, जो है क्रॉस मल्टीप्लाई। तो देखें, हमने क्या किया, इनको बराबर में लिख के दोनों को, इसका जो नीचे वाला है जिसको हम डिनोमिनेटर कहते हैं, इधर मल्टीप्लाई किया, 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आ गया, ये 8 हमने लिख दिया। जिसके न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई होता है ना आंसर उसके नीचे लिखते हैं। इसका डिनोमिनेटर इधर न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई हुआ तो 9 आ गया, तो इसका आंसर 8 आ गया, 3/8 का आंसर 9 आ गया। अब 9 बड़ा है तो मतलब 3/8 बड़ा है 1/3 से, 3/8 इज ग्रेटर देन 1/3।
तो ये हमारा आंसर होगा। तो हमने क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने से जो आंसर आएगा, जो ग्रेटर होगा आंसर वो ग्रेटर होगा, जो स्मॉलर होगा वो स्मॉलर होगा। तो स्टूडेंट्स इस तरह से जो है वो ये बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। उम्मीद है कि ये आपको समझ आ गए होंगे। आगे हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। तो मीनवाइल आपको ये कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो मैं बार बार आपको रिमाइंड भी करवाता रहूंगा, और आगे हम अब एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। ओके, तो स्टूडेंट्स एमसीक्यूज स्टार्ट करने से पहले एक टिप है। वो टिप क्या है कि अगर हमारे पास ये एग्जांपल देखें कि अगर हमारे पास इस तरह की एग्जांपल है कि 2/3 है, 2 और 3 में कितना फर्क है, 1 नंबर का फर्क है, ठीक है, कि 3 है और 2 है, इनमें 1 नंबर का फर्क है। 6 और 7 है, इनमें भी 1 नंबर का फर्क है। अगर हमसे कोई पूछे फर्क तो इनमें एक एक नंबर का है, वो 2/3 है, ये 6/7 है। तो कोई हमसे पूछे कि बताएं इनमें से कौन सा जो है वो ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, तो या लार्जर है, तो आप ये नहीं कहेंगे कि क्योंकि एक एक नंबर का फर्क है तो ये बराबर होंगे या इक्वल होंगे। नहीं, ऐसा नहीं होता, ये इक्वल नहीं होते। तो इस सूरत हाल में क्या होता है, जिसका ये न्यूमिरेटर बड़ा होता है ना, जो ऊपर वाली रकम होती है बटा के, वो जिसकी बड़ी होती है, वो जो फ्रैक्शन है वो बड़ा होता है, ठीक है। तो देखें 6 ग्रेटर है 2 से, तो ये 6/7 जो है वो ये है ग्रेटर फ्रैक्शन है 2/3 से। तो ये एक जो है वो टिप आपने याद रखनी है। अगर कहीं पे कोई इस तरह का एमसीक्यू आ जाता है तो आपको ये पता होना चाहिए कि अगर सेम डिफरेंस हो, ठीक है, अगर एक सेम डिफरेंस हो तो क्या होगा, जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन बड़ा होगा। तो ये एक टिप है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास फर्स्ट एमसीक्यू है कि सिंपलीफाई द फ्रैक्शन, इसको सिंपलीफाई करें। यस, इस तरह के क्वेश्चंस बिल्कुल आते हैं आपके टेस्ट में, चाहे वो हैट है, चाहे वो गैट है, चाहे वो नेट है, कोई भी टेस्ट है उसमें सेम इसी तरह के क्वेश्चंस आ जाते हैं। और ये इजी क्वेश्चन है कि इसको हमने सिंपलीफाई करना है। तो अब सिंपलीफाई इसको कैसे करेंगे कि इसको काटेंगे, ठीक है, और फिर हम जो है वो आंसर जो है वो बाकी बचाएंगे। तो ये देखें इसका सॉल्यूशन है। तो देखें हमने क्या किया कि सबसे पहले तो इसकी जो जीरो है वो हमने उड़ा दी। इसकी ये सबसे पहला काम आपने यही करना है, जो जीरो जीरो से कटे उसको काट देना है। तो हमने काट दिया, बाकी बचा 8/12। अब फिर 2 पे हमने काटा, 2 से काटा तो ये यहाँ पे 4 आ गया और यहाँ पे नीचे 6 आ गया, 2 से काटा। फिर देखें, फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, 2 के टेबल पे जा रहा है, तो फिर देखें ये 2 2s are 4, ये 2 आ गया, और फिर ये 3 के टेबल पे जा रहा है, 3 2s are 6। तो हमारा जो सिंप्लीफाई करना था ना, सिंप्लीफाई का मतलब है कि जिस हद तक ये सॉल्व हो सकता है ना, हमने उसको सॉल्व करना है। तो हमने इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर दिया, और जो है वो क्या आ गया हमारे पास, 2/3। तो हमारे पास सही जो आंसर है वो ऑप्शन सी जो है वो निकल के आ गया, ठीक है। तो ये इसको सिंप्लीफाई करने का तरीका था। तो इसी तरह अब हम सेकंड जो क्वेश्चन है उसकी तरफ मूव करते हैं। अब अगर आप गौर से देखें इस क्वेश्चन में, तो आपको नजर आ रहा होगा कि ये जो है वो सही में लिखा हुआ है कि 2 सही 3/4 है और 3 सही 5/6 है। तो इनको क्या करना है, ऐड करना है, इन दोनों को ऐड करना है। तो अब कैसे करेंगे, सबसे पहले तो इनको ना फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखेंगे, ये सही जो है ना ये खत्म करेंगे। और दूसरी बात मेरी समझ लें, जब फ्रैक्शंस को हम प्लस करते हैं या माइनस करते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। जब दो फ्रैक्शंस आपस में प्लस होते हैं या माइनस होते हैं तो हम उनका एलसीएम लेते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखें, 2 सही 3/4 को हमने क्या करना है, प्लस 3 सही 5/6 में जो है वो प्लस करना है, ठीक है। सही कैसे तोड़ेंगे, ये 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 4 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 8 आया, ठीक है, 8, और ये जो न्यूमरेटर इसमें प्लस कर देंगे, 8 + 3 ये हमारे पास 11 आ गया, ठीक है। और जो डिनोमिनेटर है
वो वैसे का वैसे आ जाएगा, ये 4 का 4 आ जाएगा। सेम इसी तरह से करेंगे, 6 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 18 आ गया, ठीक है, और 18 में हम 5 प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया, 23 आ गया। 23 और बटा में 6 है तो 6 का 6 आ गया। तो अब हमारे पास जो है वो सही जो हमने खत्म कर दिया ये वाला सॉल्व करके, तो अब हमारे पास सिंपल फ्रैक्शंस आ गए। 11/4 प्लस 23/6 हमारे पास निकल के आ गए। तो स्टूडेंट्स, जैसे मैंने बताया है कि जब फ्रैक्शंस को प्लस करते हैं या आपस में माइनस करते हैं तो हम क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर्स का। तो एलसीएम लेने के लिए हम क्या करते हैं, ये ऐसे लाइन लगाते हैं और एक ऐसे लाइन लगाते हैं और फिर हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। एक डिनोमिनेटर हमारे पास 4 है, दूसरा डिनोमिनेटर 6 है। तो एलसीएम लेने का तरीका मैं इसी वीडियो में सिखाऊंगा, आगे कहीं पे भी हम एलसीएम लेना नहीं सीखेंगे। तो आराम से सीख लें और इसी तरीका को फिर आगे आपने अप्लाई करते जाना है। तो देखें 4 और 6 सबसे छोटे डिजिट पे किस पे जो है वो डिवाइड होते हैं, तो 2 पे डिवाइड होते हैं, तो कर दें डिवाइड। 4 को 2 पे किया तो बाकी 2 बच गया, 6 को 2 पे किया तो 3 आ गया। फिर देखें छोटे से छोटे डिजिट पे, तो 2 पे हो रहा है डिवाइड, तो ये 2 पे किया तो 1 आ गया और ये 3 का 3 आ गया। फिर 3 से करें, ये 1 का 1 आ गया और ये 3 से डिवाइड किया तो 1 आ गया, तो यहां पे 1 बच गए, ठीक है। तो अब क्या करें, ये वाली जो हमारे पास आ गए हैं इनको लिख के इनको मल्टीप्लाई करें। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, हम इनको कर देंगे मल्टीप्लाई, ठीक है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 4, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास एलसीएम क्या निकल के आ गया, 12। तो आपने डेफिनेटली ये इस तरह एलसीएम पहले भी लेते होंगे, लेकिन सिर्फ मैंने इसको रिवाइज करवाने के लिए ये निकाल के दे दिया है। तो ये आंसर आ गया, तो ये एलसीएम हमने यहाँ पे लिख दिया, ये देखें ये एलसीएम उठाया हमने यहाँ पे लिख दिया, ये बटा में हमने 12 लिख दिया। अच्छा, ये लाइन लगाई और 12 लिख दिया। अब 12 को क्या करेंगे, इस 4 से डिवाइड करेंगे, ठीक है, इस 4 से डिवाइड करेंगे तो ऐसे डिवाइड करेंगे 4 से, तो ये 3 आ जाता है ना, तो ये 3 आ गया। अब 3 को क्या करेंगे, 3 को मल्टीप्लाई करेंगे इस ऊपर वाले 11 से, ठीक है, और 11 से मल्टीप्लाई किया तो 33 आ गया ये, तो ये 33 लिख दिया। सेम इसी तरह से अगली वाली रकम से भी ऐसे करेंगे। 12 को डिवाइड करेंगे 6 से, तो 6 डिवाइड करेगा तो 2 आ जाएगा, 2, तो 2 को 23 से मल्टीप्लाई करना है, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 23 मल्टीप्लाई 2 हमारे पास क्या आ गया, 46 आ गया। तो हमारे पास 33 प्लस 46 ओवर 12 आ गया। अब 33 और 46 को प्लस किया तो 79 आ गया हमारे पास, ये 79 ओवर 12 आ गया। अब हम क्या करेंगे, ये सिंपल अब डिवीजन वाला केस है। अब हमने क्या करना है, 79 को डिवाइड करना है 12 से, तो ये 79 को हमने अंदर रखा और हमने इसको डिवाइड किया 12 से। तो अगर 12 को 6 तक जो है वो टेबल पढ़ें तो ये आ जाएगा 72 और जो बाकी बचेगा हमारे पास वो 7 बच जाएगा। अब देखिए हमारे पास जो आंसर्स हैं वो डेसिमल में नहीं है, 6 है, 3 है, 4 और 4 सही 2/3 है, 6 सही 7/12 है, तो ये इस तरह से है। तो हमने अब जो है वो फ्रैक्शंस में ही जो है वो आंसर देखना है, जो सिंपल अगर पूरा पूरा डिवाइड होता है तो डेसिमल में हमने नहीं जाना। तो अब हमारे पास आंसर आ गया 6, तो हम क्या करेंगे, 6 को सही में लिखेंगे, 6 को सही, और जो बच गया उसको न्यूमरेटर में लिखेंगे और जो डिवाइड कर रहा है उसको बटा में लिख देंगे। इसको सही में ऐसे लिखते हैं, जब इस तरह से हो ना तो ऐसे लिखते हैं 6 सही 7/12। जो इधर ऊपर आंसर आता है उसको सही में लिखते हैं, जो बाकी बचता है उसको न्यूमरेटर में लिखते हैं, और जो डिवाइजर होता है, जो डिवाइड कर रहा होता है, उसको डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या आया, 6 सही 7/12। तो ये देखें 6 सही 7/12 हमारा आंसर आ गया। तो ऑप्शन डी हमारा आंसर है 6 सही 7/12।
तो स्टूडेंट्स ये एलसीएम कैसे लेते हैं ये इसमें मैंने समझा दिया है। आगे जितने क्वेश्चंस आएंगे उनमें मैं इतनी डिटेल से एलसीएम लेना नहीं सिखाऊंगा, बल्कि आपने इस क्वेश्चन समेत जितने आगे एमसीक्यूज आएंगे वो मैं आपसे शेयर करूंगा। आपने खुद एक बार अपने हाथ से इसकी जो है वो प्रैक्टिस करनी है इन सारे क्वेश्चंस की। तो इस तरह हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो जाता है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास एमसीक्यू नंबर 3 है, क्वेश्चन नंबर 3। सब्ट्रैक्ट करना है 7 सही 3/4 को फ्रॉम 12 सही 1/7 को। तो इससे जो पहले वाला क्वेश्चन था वो सेम इसी तरह का था कि हमने उसको ऐड करना था। तो इसमें हम सेम वही करेंगे कि इसकी जो ये सही वाली रकमें हैं इसको सिंपल फ्रैक्शन में करेंगे। उसको करने के लिए क्या करते हैं, 4 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर जो आंसर आएगा उसको उसमें 3 प्लस कर देंगे, फिर 12 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसमें +1 कर देंगे, तो सिंपल फ्रैक्शन आ जाएगा। जब सिंपल फ्रैक्शन आएगा तो हम क्या करेंगे कि हम उनका एलसीएम लेके हम उसको प्लस कर देंगे। तो एक बात याद रखें कि जब भी कोई फ्रैक्शन जो है वो प्लस होता है या माइनस होता है तो उसका एलसीएम लेते होते हैं। ये बात आप याद रखें कि हम उसका जो है वो एलसीएम लेते हैं। तो देखें, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट टर्म फ्रॉम द सेकंड, ये हमने ये इसमें से, ये देखें इसमें से हम ये माइनस कर रहे हैं। ये माइनस करते वक्त हम क्या करेंगे, 60 को 12 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास जो आंसर आया उसको उसमें 84 आ जाएगा। 7 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 84 में प्लस कर देंगे इस 1 को, तो 85/7 बन गया। माइनस का माइनस लगा दिया और 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 बन गया। 28 + 3 ये वाला, तो हमारे पास 31/4 बन गया। तो 85/7 माइनस 31/4 हमारे पास आ गया। अब हमने क्या करना है, अब हमने एलसीएम लेना है। एलसीएम कैसे लेते हैं, एलसीएम 7 और 4 का लेना है। तो एलसीएम लेने के लिए हम ऐसे करते हैं, ये लकीर लगाते हैं और हम ऐसे एलसीएम लेते हैं। सबसे पहले देखें छोटे से छोटे किस डिजिट पे डिवाइड होता है, 2 पे, तो कर दें। 7 नहीं डिवाइड होता तो ना करें, बाकी ये 2 ऐसे आ जाएगा। फिर देखें फिर 2 पे डिवाइड हो रहा है, फिर जो है वो ये 1 आ जाएगा। अब देखें 7 बच गया तो 7 7 पे ही डिवाइड होता है, इसके अलावा किसी पे नहीं डिवाइड होता, बाकी हमारे पास 1 1 बच गए। अब हम क्या करेंगे, ये जो आ गए हैं ना इनको हम आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। 2 × 2 × 7, तो ये देखें 2 से 2 मल्टीप्लाई किया 4, 4 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या निकल के आ गया, 48। तो ये देखें ये 48 निकल के आ गया। सही है, 48 निकल के आ गया। अब 48 को डिवाइड करना है 7 से, ठीक है। 48 को डिवाइड करना है 7 से, तो डिवाइड कर दें 7 से, सॉरी 28 को, तो हमारे पास क्या निकल के आ गया 4। और इस 4 को अब मल्टीप्लाई करना है इससे 85 से, ठीक है। 85 को 4 से मल्टीप्लाई किया, ये देखें यहां पे मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 5 और 4 ये 20 आ गया, 2 आ गया। 8 को 4 से जो है वो मल्टीप्लाई करें तो 32 आता है। 32 में ये 2 प्लस किया तो 34 आ गया। तो ये आ गया 340 आ गया। सेम 28 को डिवाइड करेंगे 4 से, जो आंसर आएगा उसको 31 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आ जाएगा 217, ठीक है। अब 340 में से 217 माइनस करें तो हमारे पास 123 आता है और बटा में हमारे पास 28 है। सेम अब हम क्या करेंगे, इसको करेंगे डिवाइड। 123 को अंदर रखेंगे और 28 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आप डिवाइड कर लें इसको, 123 को अंदर रखें और 28 पे जो है वो डिवाइड करें। तो ये देखें ये जाएगा 4 पे। अगर 4 पे जाए तो देखें हमारे पास जो है वो कितने आते हैं, ये आ जाएंगे हमारे पास, ये 28 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा, ये 32, 4 8 32, 3 आ गया हमारे पास, 4 2 8 और 3 1 12 हो गए हमारे पास।
अब इसको माइनस करें, ये 1 आ गया और यहाँ पे भी 1 आ गया। ठीक है, अब जो हमारे पास जो आंसर है 4 है, उसको हम लिखेंगे सही में, 4 सही, जो बाकी बच्चा है उसको न्यूमिनेटर में लिखेंगे और जो डिवाइड कर रहा है उसको डिनोमिनेटर में लिखेंगे। तो हमारे पास डिवाइड करने के बाद जो आंसर आया 4 सही 11/28 जो है वो हमारे पास आंसर निकल के आ गया। तो एक बात याद रखें कि जब सही वाले होते हैं उनको सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करते हैं, फ्रैक्शन में चेंज करने के बाद अगर फ्रैक्शंस प्लस हो रहे हैं या माइनस हो रहे हैं तो उनके लिए हम एलसीएम लेते हैं और एलसीएम लेके हम उसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। तो ये देखें 4 सही 11 बटा जो है वो 28 ऑप्शन सी में है, ये वाला सी में है, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा आंसर है। ओके तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास जो है वो उसकी स्टेटमेंट है डिवाइड, ये है 2 सही 1/3 बाई 1 सही 1/6। तो इसको अब हमने क्या करना है, डिवाइड करना है। तो सबसे पहला सिनेरियो तो ये है कि हमने इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है कि हमने जो है वो क्या प्रोसीजर करना होता है, वो ये है कि इस 3 को ये यहाँ पे ये इस 3 को इस 2 से मल्टीप्लाई करें तो आ जाता है 6, 3 2s are 6 और फिर ऊपर वाले में प्लस कर देते हैं, 6 + 1 7 आ गया। ये देखें 7/3 आ गया। आगे डिवाइड का सिंबल, 6 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 6 + 1 7 आ गया, तो 7/6 जो है वो हमने लिख दिया। तो ये 7/3 डिवाइडेड बाय जो है वो 7/6। तो ये अब हमने इसको डिवाइड करना है। तो देखें स्टूडेंट्स, ये जब हम ये इस तरह से कुछ लिखा होता है तो हम इसको डिवाइड तो नहीं कर सकते, फ्रैक्शन को कैसे डिवाइड करेंगे, नहीं कर सकते। तो इसको हम अब देखें, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 7/3 ये डिवाइडेड बाय 7/6 कर दिया हमने। अब देखें ये इसको हम कैसे डिवाइड करेंगे, हम नहीं कर सकते डिवाइड। तो अब सिंपल, अगर ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई तो कर सकते हैं ना। तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, ये 7/3 है तो ये डिवाइड है, इस डिवाइड को कर दो मल्टीप्लाई। तो ये नीचे 7/6 है क्योंकि ये पहले डिवाइड कर रहा था, लेकिन अब इसने मल्टीप्लाई होना है तो इन दोनों की आपस में जगह चेंज कर देनी है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो जगह चेंज हो जाएगी, 7/6 है तो ये 6/7 हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, क्योंकि हमने डिवाइड को मल्टीप्लाई किया तो जो नीचे वाली हैं वो आपस में चेंज हो जाएंगी। 7/6 है 6/7, तो ये देखें 7/3 मल्टीप्लाई 6/7 हो गया हमारे पास। तो अब क्या करेंगे, ये 7 से 7 कट गया, बाकी बचा 6/3। ये देखें 6/3 बच गया। 6/3 को फिर जो है वो डिवाइड करें, 6 को अंदर रख के 3 पे डिवाइड करें तो हमारे पास जो आंसर है वो 2 आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास ऑप्शन ई जो है वो आंसर है। तो इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स आप लोगों ने सीखा कि अगर फ्रैक्शंस डिवाइड हो तो बेसिकली हम उसको मल्टीप्लाई में चेंज कर देते हैं। ऐसे पहली रकम वैसे रहती है 7/3 वैसे की वैसे रही, ये देखें यहाँ पे आगे डिवाइड को मल्टीप्लाई में कर दिया और जो अगली जो डिवाइड करने वाली है उसको जो है वो हमने चेंज कर दिया, 7/6 था तो 6/7 कर दिया। फिर इनको सिंपली मल्टीप्लाई करके अगर कटते हैं तो काट देंगे, नहीं तो मल्टीप्लाई करके आंसर लिख देंगे। तो इस तरह ये कॉन्सेप्ट जो है वो आपने याद रखना है। आने वाले क्वेश्चंस में ये जो है वो कॉन्सेप्ट फिर यूज होगा, तो आपने इसको भूलना नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 है। इसमें उसने लिखा हुआ है कि इसको हमने सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन। ये कॉम्प्लेक्स फ्रैक्शन इसको इसलिए कह रहे हैं कि ये 2/9 है, इसको डिवाइड करना है 4/5 से। तो एक फ्रैक्शन को दूसरे फ्रैक्शन से जो है वो डिवाइड कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो कि पिछले क्वेश्चन में हमने सेम इसी तरह का क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये एक फ्रैक्शन डिवाइड हो रहा है तो हम बेसिकली इसको डिवाइड नहीं करते, हम इसको क्या करते हैं, हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं, बराबर में लेके जाते हैं। लेकिन जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की जो है वो जगह चेंज कर देते हैं। कैसे करेंगे, ये देखें 2/9 और ये आगे मल्टीप्लाई लिख दिया, ये नीचे था 4/5, इसकी हमने जगह चेंज कर दी, 4/5 की बजाय ये 5/4 हो गया। अब ये देखें ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं,
ये देखें, ये जो कटता है उसको काट दें, ये 2 और 4 कट जाएगा, ये 2 कट गया, ये 4 की जगह पे 2 आ जाएगा। 5 इधर 1 रह गया, 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, इधर 2 था तो 2 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 18 आ गया, 5/18। तो देखें ये सेम वही कॉन्सेप्ट है कि इस एक्सप्रेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 2/9 तकसीम 4/5। तो सिंपल इस तरह ना भी लिखें तो भी हमें पता है कि 2/9 डिवाइड को मल्टीप्लाई और ये 4/5 को 5/4 कर दिया। ठीक है, अब फिर जो है वो ये 2 1 2 और 2 2 4, ठीक है, तो ये यहाँ पे 2 बच गया, तो 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया, और 9 को जो है वो हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो 18 हो गया। तो हमारा जो आंसर है वो ये देखें ऑप्शन सी है, और सॉरी कहाँ गया, ऑप्शन डी, यस, 5/18। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा आंसर है। ओके, तो स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, और क्वेश्चन नंबर 7 है कि विच फ्रैक्शन इज द स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन। कि ये हमारे पास ए बी सी डी और ई है, ये फ्रैक्शंस हैं, और इसमें से हमसे पूछा गया है कि इनमें से बताएं कि कौन सा फ्रैक्शन सबसे स्मॉलर है। तो स्टूडेंट्स याद करें कि इस लेक्चर के स्टार्ट में मैंने बताया था कि फ्रैक्शंस को जब कंपेयर करते हैं तो कंपेयर करने के 2 मेथड होते हैं। एक मेथड है कि उनको डिवाइड कर लें और डेसिमल में आंसर लेके आ जाएं, तो फिर पता चल जाएगा कि कौन सा जो है वो फ्रैक्शन बड़ा है या स्मॉलर है। ठीक है, या फिर उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी पता चल जाएगा। तो स्टूडेंट्स डिवाइड करने वाला बहुत डिफिकल्ट है, डेसिमल में आंसर निकालना टाइम टेकिंग है, बहुत टाइम वेस्ट हो जाता है। तो डेसिमल वाला तो छोड़ दें, इसके बारे में सोचें भी मत। तो हमने क्या करना है, जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो है वो आंसर निकालना है। अब निकालेंगे कैसे, अब तरीका क्या है, देखें सबसे पहले हमने क्या करना है कि जो ए और बी रकमें हैं इनको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, और ए और बी में से देखेंगे कि स्मॉलर कौन सा है। ठीक है, ए और बी में से, तो इन दोनों में से जो स्मॉलर होगा उसको हम फिर सी से जो है वो कंपेयर करेंगे, फिर सी और उसमें से जो स्मॉलर होगा उसको पकड़ के फिर इसके साथ कंपेयर करेंगे, फिर उसमें से जो स्मॉलर होगा फिर उसको जो है वो ई ऑप्शन से जो है वो क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो इस तरह हमें क्या मिलेगा, सबसे जो स्मॉलर जो है वो मिल जाएगा। तो देखें, कंपेयर टू फ्रैक्शंस एंड कंसीडर स्मॉलर फ्रैक्शन एंड कंपेयर दिस विद अदर फ्रैक्शन। तो सबसे पहले देखें, ए 3/7 और बी 2/5, इसको उसने क्या किया, उसको इसने जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया। तो इधर जो 5 है को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 15 आ गया, और 7 है 2 से मल्टीप्लाई किया तो 14 आ गया। तो देखें 15 बड़ा है या स्मॉलर कौन सा है, 14 जो है वो स्मॉल है। तो 2/5 जो है ये स्मॉलर है, ठीक है, किससे, 2/3 से। तो अब हमने ए ऑप्शन को छोड़ देना है, हमारे पास 2/5 है ये स्मॉलर आ गया। अब 2/5 को 3/5 से जो है वो कंपेयर करेंगे। ये देखें 2/5 को 3/5 से किया, 5 को 2 से किया मल्टीप्लाई तो 10 आ गया, 5 को 3 से किया मल्टीप्लाई तो 15 आ गया। तो देखें जो 10 है ये स्मॉलर है, तो 2/5 जो है वो स्मॉलर है 3/5 से। तो हमारे पास अभी तक 2/5 है वो स्मॉलर है, ए से भी स्मॉलर है और सी से भी स्मॉलर है। अब 2/5 को हम जो है वो करेंगे 10/15 से। तो देखें हमने 10/15 से किया, 15 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 30 आ गया, 5 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 50 आ गया। तो देखें 30 फिर छोटा है, तो 2/5 फिर स्मॉलर है 10/15 से। फिर 2/5 को अब इस ई ऑप्शन से फिर से जो है वो कंपेयर करेंगे। 2/5 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया 1/2 से, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4 आ गया, 5 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 5 आ गया। तो देखें 4 जो है वो स्मॉलर है, तो 2/5 स्मॉलर है 1/2 से। तो देखें हमने जो है वो 2/5 को तकरीबन सभी के साथ जो है वो कंपेयर कर लिया, और जो 2/5 है तो इसका मतलब ये है कि ये सबसे स्मॉलर है। तो हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन बी है
कि जो ऑप्शन बी है, जो 2 और 5 है, ये फ्रैक्शन बाकी सारे फ्रैक्शन से जो है वो स्मॉलर है। तो तरीका इसका यही है, एक बार फिर से मैं बता दूं कि हमने पहले दो को लेना है, कंपेयर करना है, जो उनमें से छोटा होगा उसको अगले से कंपेयर करना है, जो उसमें से छोटा होगा फिर उसको अगले से करना है, फिर उसमें से जो छोटा होगा फिर उसको अगले से कंपेयर करना है। तो इस तरह छोटा मीन स्मॉलर हमें मिल जाएगा। ठीक है, अगर हमें इसी तरह हमसे पूछ लिया जाए कि ग्रेटर जो है वो बताएं कि ग्रेटर कौन सा है, तो फिर इन दो को कंपेयर करेंगे, तो जो लार्जर फ्रैक्शन होगा हम उसको पकड़ के अगले से जो है वो कंपेयर करेंगे, फिर उनमें से जो लार्जर होगा फिर उसको पकड़ के अगले से जो है वो कंपेयर करेंगे। तो इस तरह हम स्मॉलेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं और लार्जेस्ट भी फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, विच फ्रैक्शन इज द लार्जेस्ट, कि बताएं इनमें से जो कौन सा फ्रैक्शन है वो लार्जेस्ट है। तो सेम पिछले क्वेश्चन की तरह, क्वेश्चन नंबर 7 की तरह हमने जो है वो इनको कंपेयर करना है। पहले ए और बी को कंपेयर करेंगे, जो इनमें से लार्ज होगा फिर ऑप्शन सी के साथ कंपेयर करेंगे, फिर उनमें से जो लार्ज होगा ऑप्शन डी के साथ, फिर उनमें से जो लार्ज होगा ऑप्शन सी के साथ जो है वो हम कंपेयर करेंगे। तो कंपेयर करने के लिए हमने क्या करना है, उनको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखें क्रॉस मल्टीप्लाई हम कैसे करेंगे, पहले 4/5 को 1/2 के साथ जो है वो क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई 1/2, 2 को 4 से किया 8 आ गया, 5 को 1 से किया तो 5 आया। तो अब देखें 5 और 8 में से 8 जो है वो बड़ा है, तो 4/5 ये हमारे पास ग्रेटर है देन 1/2 के साथ। अब 4/5 को हम सी के साथ करेंगे। 4/5 सी क्या है, 11/15। 15 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 60 आ गया, 5 को 11 से मल्टीप्लाई किया तो 55 आ गया। तो देखें 55 और 60 में से 60 ग्रेटर है, तो 4/5 जो है वो ग्रेटर है 11/15 के साथ। तो 4/5 जो है वो बी से भी ग्रेटर है, सी से भी ग्रेटर है। अब 4/5 को हमने डी से क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो देखें 4/5 क्रॉस मल्टीप्लाई किया 9/16 के साथ, 16 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 64, 5 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो 45। तो ये क्या आ गया हमारे पास, 45 और 64। तो 64 क्योंकि ग्रेटर है, तो 4/5 इज ग्रेटर देन 9/16 से। तो 4/5 डी से भी ग्रेटर है। अब हमने 4/5 और 6/11 को हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। तो इनमें से जो ग्रेटर होगा हमारा आंसर होगा। देखें 4/5 और 6/11, 11 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 44, 5 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 30 आ गया। तो 30 और 44 में से देखें कि जो 44 है वो ग्रेटर है। ठीक है, तो इस तरह पता चला कि 4/5 इज ग्रेटर देन 6/11। तो अब देखें हमने 4/5 को सभी के साथ कंपेयर कर लिया, तो वो सभी से ग्रेटर है। तो हमारा आंसर क्या निकला, हमारा आंसर ऑप्शन ए हुआ कि ऑप्शन ए 4/5 इज द फ्रैक्शन दैट इज ग्रेटर देन ऑल द अदर गिवन फ्रैक्शंस। तो इस तरह जो ये है क्वेश्चन हमारे पास वो सॉल्व हो जाता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन असेंडिंग ऑर्डर, 4/5, 2/7 और 5/6। इनको हमने असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। अब पहले समझ लें कि असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है। असेंडिंग ऑर्डर होता है कि पहले जो है वो छोटा है, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, मतलब हमने छोटे से बड़े की तरफ मूव करना है। असेंडिंग का मतलब होता है चढ़ाई, ठीक है, ऊपर की तरफ। तो हमने ऊपर की तरफ स्मॉलर से ग्रेटर की तरफ जो है वो मूव करना है, कि हमने पहले स्मॉलर लगाना है, फिर उससे ग्रेटर, फिर उससे ग्रेटर, ऐसे हमने अरेंज करना है। तो अभी तो हमें पता ही नहीं है कि इनमें से स्मॉलर कौन सा है और ग्रेटर कौन सा है। तो जो है वो इनको कंपेयर करेंगे तो हमें पता चलेगा कि इनमें से कौन सा स्मॉलर है और कौन सा ग्रेटर है। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले तो इन दोनों को क्या करें, कंपेयर करें। तो हम कंपेयर कर लेते हैं, 4/5 को हम कंपेयर करेंगे जो है वो 2/7 के साथ। तो हम कर लेते हैं कंपेयर। तो ये हम क्या कर रहे हैं, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ये सिंपल मल्टीप्लाई नहीं है, ये क्रॉस मल्टीप्लाई है। ये क्या है, 2/7, तो ये 7 है, ठीक है।
ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, 7 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 28 आया, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 10 आया। तो हमने सबसे पहले नंबर पे, ये हम इधर नंबरिंग कर लेते हैं, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। तो हमने सबसे पहले नंबर पे किसको रखना है, जो स्मॉलर होगा। तो देखें 10 और 28 में से 10 स्मॉलर है, तो जो है वो 2/7 हमारे पास स्मॉलर आ गया। अब ये स्मॉलर जो है वो 4/5 से है, तो ये भी देख लेते हैं कि 5/6 में अब इन दोनों में से स्मॉलर कौन सा है, 2/7 और 5/6 से। तो कर लेते हैं, 2/7 को हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ, 5/6 के साथ। तो करते हैं हम ये 5/6 के साथ। तो देखें 6 को 2 से किया तो 12 आ गया, 7 को 5 से किया तो 35 आ गया। तो देखें हमारे पास स्मॉलर कौन सा है, 12 वाला जो है वो स्मॉल है, तो 2/7 जो है वो ये स्मॉलर आ गया। तो इसका मतलब ये है कि 2/7 4/5 से भी स्मॉल है, 5/6 से भी स्मॉल है। तो मीन मतलब ये हुआ कि पहली पोजीशन पे तो हमारे पास 2/7 आ गया, जबरदस्त हो गया। अब हमारे पास ये 2 बचे हैं और 2 जगह बची हैं, 4/5 और 5/6। आई मीन 4/5 को जो है वो कंपेयर करेंगे 5/6 के साथ। जो इनमें से स्मॉलर होगा वो सेकंड पोजीशन पे आएगा, और जो बड़ा होगा वो थर्ड पे आ जाएगा। 5/6 के साथ करना है। देखें 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 24 आ गया, 5 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 25 आ गया। तो बात बड़ी ही आसान हो गई। देखें अब हमने 2 पे, इनमें से जो स्मॉलर है वो 2 पे आएगा। देखिए 24 स्मॉलर है 25 से, तो जो है वो सेकंड प्लेस पे क्या आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा, और थर्ड प्लेस पे हमारा अंडरस्टूड है वो आ जाएगा 5/6। तो देखें ये असेंडिंग ऑर्डर में आ गया कि ये वाला जो फ्रैक्शन है 2/7 ये सबसे छोटा है, फिर उससे बड़ा 4/5 है, फिर उससे बड़ा 5/6 है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर आ गया। तो देखें ये ऑर्डर किस जो है वो ऑप्शन में है, तो देखें ऑप्शन ई में 2/7, 4/5 और 5/6। तो ऑप्शन ई हमारा आंसर है। तो स्टूडेंट्स अगर इसी तरह वो डिसेंडिंग ऑर्डर कहता है तो नंबर 1 पे जो सबसे बड़ा होगा उसको नंबर 1 पे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो वो डिसेंडिंग ऑर्डर हो जाएगा। तो हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है कि अरेंज द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब है कि पहले मतलब नीचे उतराई की तरफ। तो उतराई कब होती है कि पहले बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, तो इसको डिसेंड कहते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ, मतलब लार्जर से स्मॉलर की तरफ हमने इसको अरेंज करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सेम उसी तरह से पिछले क्वेश्चन की तरह से हमारे पास जो है वो 3 पोजीशंस है। तो हम कंपेयर करेंगे इन इन तीनों को। तो जो सबसे बड़ा होगा नंबर 1 पे, फिर उससे जो छोटा होगा नंबर 2 पे, फिर सबसे जो छोटा होगा वो नंबर 3 पे आएगा। तो हम करते हैं पहले इन दोनों को कंपेयर करते हैं। देखिए 1/2 को क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने 3/8 से। तो मैं ये बीच में क्रॉस नहीं लगा रहा, ये इस पेन टूल से बड़ी मुश्किल से लगता है, तो हम वैसे ही लगा लेते हैं। 8 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो 8 आ गया, 2 को मल्टीप्लाई किया 3 से तो 6 आ गया। तो देखें हमारे पास जो ग्रेटर है वो 1/2 है, तो हम इधर ऊपर जी लिख देते हैं, ठीक है, ये ग्रेटर है। अब 1/2 को 3/8 से कर लिया, ये ग्रेटर है। अब 1/2 को 5/9 से करेंगे, तो 1/2 को 5/9 के साथ हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 को 1 से किया तो 9 आ गया हमारे पास, 2 को 5 से किया तो हमारे पास क्या आ गया, 10 आ गया। तो देखें अब जो है वो हमारे पास जो सबसे ग्रेटर निकल के आ गया वो कौन सा है, वो 5/9 है। तो हम क्या करेंगे, 5/9 को नंबर 1 पे लिख देंगे। बाकी हमारे पास कौन से बचे, 1/2 और 3/8, इनको कंपेयर करेंगे। तो इनको तो हम ऑलरेडी कंपेयर कर चुके हैं, अगर आप देखें 1/2 और 3/8, ठीक है। अब इन दोनों में से जो ग्रेटर है वो नंबर 2 पे आ जाएगा, जो सबसे स्मॉलर है
वो नंबर 3 पे आ जाएगा। तो इनमें से जो है वो सेकंड नंबर पे जो ग्रेटर है वो 1/2 है, देखें 1/2 है, और जो नंबर 3 पे है वो 6 है। 6 मीन्स 3/8। तो इस तरह हमने मालूम कर लिया कि जो है वो 5/9 सबसे ग्रेटर है, फिर उससे 1/2 उससे छोटा है, और 3/6 सबसे स्मॉलर जो है वो फ्रैक्शन है। तो अब ये देखें 5/9 और 1/2 जो है वो किस ऑप्शन में है, ये देखें ऑप्शन ए में 5/9, 1/2 और 3/8। तो ऑप्शन ए हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है कि जो है वो इफ x ओवर y इज इक्वल टू 9 एंड y ओवर z इज इक्वल टू 3/8। x ओवर y है और y ओवर z है, देन x ओवर z इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आ जाएगा? तो देखिए हमारे पास जो है वो बेसिकली दो इक्वेशंस हैं, एक x ओवर y इज इक्वल टू 8/9 और सेकंड है y ओवर z इज इक्वल टू 3/8। और हमने मालूम क्या करना है, x ओवर z को हमने फाइंड आउट करना है। तो x ओवर z कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर हम देखें x ओवर y को मल्टीप्लाई करें y ओवर z के साथ, तो y से कट जाएगा, हमारे पास बाकी क्या बचेगा, x ओवर z। तो हम x ओवर z की वैल्यू निकाल लेंगे। तो हमारे पास इक्वेशन 1 है और इक्वेशन 2। हम क्या करेंगे, ये इक्वेशन 1 है 8/9 और y ओवर z इज इक्वल टू 3/8, ये इक्वेशन 2 है। अगर हम इनको करें मल्टीप्लाई बाय मल्टीप्लाइंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो कर दें मल्टीप्लाई, ये जो x ओवर y है इसको मल्टीप्लाई कर दें y ओवर z के साथ इज इक्वल टू 8/9 को मल्टीप्लाई कर दें 3/8 के साथ। तो अब मल्टीप्लाई करें, ये देखें, ये y इस y से कट गया, बाकी x ओवर z बचा यहाँ पे, ठीक है। ये 8 इस 8 से कट गया, ये 3 इस 9 से कटा, ये 3 1s are 3, 3 3s are 9। तो x ओवर z हमारे पास इज इक्वल टू 1/3 निकल के आ गया। तो 1/3 ऑप्शन ई में है, तो ऑप्शन ई हमारा आंसर है। तो इस तरह क्वेश्चन नंबर 11 भी हमने इजीली सॉल्व कर लिया। तो इसमें सबसे बड़ा हैक यही था कि x ओवर z कैसे आएगा। तो वो कैसे आएगा, अगर इनको मल्टीप्लाई करें तो y से कट जाएगा, बाकी x ओवर z आ जाएगा हमारे पास। बस इसमें यही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और इस तरह के क्वेश्चन नॉर्मली एग्जाम में आ भी जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और छोटे छोटे आइडियाज होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12 है, और इस तरह के ही क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम्स में। इन अ क्लास देयर आर 24 बॉयज एंड 36 गर्ल्स। एक क्लास है उसमें 24 बॉयज हैं और 36 जो हैं वो गर्ल्स हैं। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर गर्ल्स, कि क्लास का जो है वो फ्रैक्शन बताएं जो गर्ल्स हैं। तो स्टूडेंट्स अगर आप याद करें, इस लेक्चर के शुरू में मैंने बताया था, सबसे जो पहला कॉन्सेप्ट था वो था कि टोटल में से कितना हिस्सा है, तो ये फ्रैक्शन होता है। तो वो यही पूछ रहा है, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास, व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर गर्ल्स। तो देखें हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, व्हाट फ्रैक्शन, फ्रैक्शन इसको कहते हैं ना बटा को, व्हाट फ्रैक्शन, देखें व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास। तो क्लास टोटल है कितने की, देखें टोटल क्लास का पता होना चाहिए ना। इन अ क्लास देयर आर 24 बॉयज और 36। तो 24 और 36 को प्लस करें तो हमारे पास क्लास निकल के आ जाएगी ना। तो इनको प्लस करें, ये 0 लगा, एक आ गया, ये 60, टोटल 60 है। तो ये आ गया व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द क्लास आर गर्ल्स। तो गर्ल्स कितनी है, 36 हैं। तो यही हमने मालूम करना है ना। ये देखें, तो क्लास में से गर्ल्स कितनी है, तो 36 हैं। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। ये हमने मालूम करना है। जैसे आपके जो है वो मतलब 100 में से कितने मार्क्स हैं, आप कहते हैं मेरे जो है वो 50/100 हैं या मेरे 60/100 हैं। तो देखें 60 में से 36 गर्ल्स हैं, तो ये फ्रैक्शन बन गया। तो हम इसको ऐसे फिर सॉल्व करेंगे। देखें हमारे पास
जो टोटल जो हमारे पास स्टूडेंट्स हैं वो ये 60 आ गए हमारे पास। वी नो दैट फ्रैक्शन पार्ट ओवर होल, हम ये जो है वो फ्रैक्शन मालूम करते हैं। तो पार्ट कितने हैं 36 और होल कितने हैं 60। तो इनको अगर हम जो है वो इनको काटें तो हमारे पास आंसर आ जाता है 3/5। तो 3/5 ऑप्शन सी में है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। तो इसको काट सकते हैं, 2 पे काटें तो ये 18 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, फिर 2 पे काटें ये 9 आ जाएगा और ये 15 आ जाएगा। फिर अब 3 पे काट रहा है, 3 3s are 9, 3 5s are 15, तो 3/5 आ गया हमारे पास। ये हमने काम करना है। तो बेसिक वही कॉन्सेप्ट है जो मैंने शुरू में बताया था, जिसमें मैंने बताया था कि किसी चीज का फ्रैक्शन हमने बताना है तो उसको टोटल में से बताते हैं कि उसमें से कितना हिस्सा है। ठीक है, 60 में से 36 है, ठीक है, 36/60। तो ये इस तरह से हम कहते हैं कि 60 में से कितने हैं, वो 36 हैं, 36/60। ये वो वाला शुरू वाला कॉन्सेप्ट है। तो इस तरह क्वेश्चन 12 सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, इस तरह के क्वेश्चंस नॉर्मली टेस्ट में आते हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है। इफ 8/10 की पावर जो है वो 2 है इज इक्वल टू p हंड्रेड्स। p हंड्रेड्स का मतलब है कि 100 में से p है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? तो ये हमने p की वैल्यू मालूम करनी है। स्टूडेंट्स देखें, सिर्फ यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट समझने वाला था कि p हंड्रेड्स का मतलब है कि p 100 में से, p हंड्रेड्स मतलब p 100 में से। तो हमने इसको स्टेटमेंट को जो है वो हमने इक्वेशन की फॉर्म में बना लेना है कि कैसे 8 और जो है वो ऊपर जो है वो 10 है, इसकी पावर जो है वो हमारे पास क्या है 2 है, इज इक्वल टू है p हंड्रेड्स, ये p और ये ओवर 100 के 100 में से p है। अब इसको सॉल्व करें, 8 की पावर भी 2 है, 10 की पावर भी 2 है, मतलब 8 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 से मल्टीप्लाई हो रहा है। पावर 2 का मतलब है 8 खुद से जो है वो एक बार मल्टीप्लाई हो रहा है और 10 भी। तो 8 से मल्टीप्लाई करें तो 64 आ गया हमारे पास, और 10 से मल्टीप्लाई करें तो 100 आ गया हमारे पास, इज इक्वल टू p/100 आ गया हमारे पास। तो अब देखें कि जो हमने p की वैल्यू मालूम करनी है ना, तो p इधर बचाने के लिए ये जो 100 है इसको हम इधर ले जाएंगे। तो ये 100 इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो ये 64/100 मल्टीप्लाई हम क्या कर देंगे 100 के साथ। ये देखें हमने इसको 100 के साथ कर दिया, इज इक्वल टू p है ये। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये देखें ये 100 से जो 100 है ये कट जाएगा, बाकी हमारे पास जो p है वो बच जाएगा 64। तो p की वैल्यू हमारे पास निकल के आ गई 64। तो हमारे पास जो सही आंसर है वो है 64, ऑप्शन ई। तो बेसिकली स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में ये वाली समझने की जरूरत थी कि p हंड्रेड्स का मतलब है 100 में से p, राइट। तो इस तरह हमारा क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व हो जाता है। स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू मालूम करनी है, जबकि हमारे पास ये एक इक्वेशन दी गई है। इस इक्वेशन को सॉल्व करके हमने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो बहुत सिंपल है, क्या करेंगे, ये देखें, ये इस इक्वेशन में ये सेम वही क्वेश्चन वाली इक्वेशन है। इस इक्वेशन में इस साइड पे ये 3 2 से मल्टीप्लाई हो रहा है और 7 5 से मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इनके दरमियान में मल्टीप्लाई का साइन है, जब ये कुछ नहीं होता तो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो कर दे मल्टीप्लाई, 3 को 2 से किया तो 6, 7 को 5 से किया तो 35, ये आ गया हमारे पास। तो ये देखें, ये भी जब कोई साइन नहीं होता तो मल्टीप्लाई का साइन होता है। तो x मल्टीप्लाई हो रहा है 4/35 से। तो अब देखें हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसे बन गई है, 6/35 इज इक्वल टू x मल्टीप्लाई 4/35।
और हमने मालूम क्या करना है, हमने मालूम करना है एक्स की वैल्यू। तो एक्स की वैल्यू मालूम करने के लिए एक्स को एक साइड पे रहना चाहिए, जो ये वाली जो है वो फ्रैक्शन है वो दूसरी साइड पे जाए। तो ये इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाके क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा। तो बेसिकली क्या होगा, फ्रैक्शन फ्रैक्शन को डिवाइड करेगा। मतलब 6/35 है ना, 6/35 ये डिवाइड हो जाएगा 4/35 के साथ। तो आपको पता है कि हमने पहला कॉन्सेप्ट ही यही पढ़ा था, जब एक फ्रैक्शन दूसरे फ्रैक्शन को डिवाइड करे तो वो डिवाइड नहीं कर सकता, बल्कि क्या होता है उसको हम मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं। तो ये 6/35 जो डिवाइड है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो गया, और इन दोनों की जो नीचे वाली जो रकम है, फ्रैक्शन है 4/35, अब ये डिवाइड कर रहा था, जब मल्टीप्लाई करेगा तो इनके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की प्लेस चेंज हो जाएगी। ये देखें, ये 4/35 था, यहाँ पे 35/4 हो जाएगा। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल अगले स्टेप में ऐसा किया गया है, 6/35 और 35/4 इज इक्वल टू एक्स। तो हम इसको क्या करेंगे, ये 35 से कट गया, ये 2 पे चला जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। तो हमारे पास क्या निकला, x इज इक्वल टू 3/2 निकल के आ गया। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स वही कॉन्सेप्ट है ये वाला जो मैंने पहले वाले क्वेश्चंस में भी बताया है, और एक बार फिर से हमारा ये इस क्वेश्चन में भी जो है वो रिवाइज हो गया। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट देखें स्टूडेंट्स, यही बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो आगे आने वाले क्वेश्चन में यूज होंगे। तो आपने इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स को हमेशा याद रखना है। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर का ये लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है। इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग प्रोडक्ट। प्रोडक्ट का मतलब होता है कि मल्टीप्लिकेशन। ये फ्रैक्शंस हैं, ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसको जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं ना, तो क्या करते हैं, जो कटते हैं उनको काट देते होते हैं, बाकी जो बचते हैं फिर उनको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। देखें जो कटते हैं उनको काटते जाएं। ये देखें, ये 2 से 2 कट गया तो यहाँ पे 1 बच गया, ये 2 और ये 8 कटा तो 4 आ गया, ये 2 और 5 कटा तो हमारे पास 1/5 आ गया, 2 और 12 कटा तो 1/6, 2 और 14 काटा तो 1/7। अब इससे आगे जो है वो ये नहीं काट सकते। तो अब ऊपर वालों को ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, ये ऊपर वाले जो 1 है इनको मल्टीप्लाई किया तो 1 आ गया। फिर 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो 20 आ गया, कर लेते हैं। और 20 को 6 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास 120 आ गया। फिर 120 को 7 से मल्टीप्लाई करना है तो 7 2 जार 14, 1 आया, और 7 1 जार 1, और जो एक बचा था उसमें ऐड किया तो 8 आ गया। तो 1/840 जो है वो हमारा आंसर निकल के आ गया। तो स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन में हमें ये पता चला कि जब फ्रैक्शंस मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई करने से पहले कहीं पे वो कटते हैं तो उनको काट जरूर दें। अगर नहीं काटेंगे तो आपका मल्टीप्लाई जो है वो बहुत लंबा होता जाएगा, जो टाइम टेकिंग होगा। तो इसके लिए क्या करना है, जो पहले कटते हैं उनको काट दें, सिंपल हो जाएगा। जो डिजिट्स हैं वो छोटे हो जाएंगे, उनको मल्टीप्लाई करना जो है वो विदाउट कैलकुलेटर वो आसान हो जाएगा। तो आपने फिर उनको मल्टीप्लाई कर देना है। तो आज के इस लेक्चर को मैं यहीं वाइंड अप करता हूं, और एक बार ये बता दूं कि जब फ्रैक्शंस प्लस होते हैं तो एलसीएम लेते हैं, जब फ्रैक्शंस माइनस होते हैं तो भी एलसीएम लेते हैं, जब फ्रैक्शन मल्टीप्लाई होते हैं तो मल्टीप्लाई करने से पहले उनको काट लेते हैं जो कटते हो, ठीक है। और अगर एक फ्रैक्शन दूसरे को डिवाइड कर रहा है तो वो डिवाइड नहीं कर सकता, तो हमने क्या करना है, उसको मल्टीप्लाई करना है। जो नीचे वाला होता है उसको बराबर लिख के मल्टीप्लाई करते हैं, लेकिन जो डिवाइड करने वाला होता है उसके न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर की जगह चेंज कर देते हैं। जब प्लस से जब डिवाइड से मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर हम डिनोमिनेटर और न्यूमिनेटर की प्लेस भी चेंज कर देते हैं। तो स्टूडेंट्स, इस तरह आज का लेक्चर एंड होता है। इसकी प्रैक्टिस जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूंगा, वो प्रैक्टिस करें। इन क्वेश्चंस को भी मैं शेयर कर दूंगा, इन क्वेश्चंस को भी आप एक बार प्रैक्टिस करके देख लें। मिलते हैं एक नए लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।